2022 का पेपर। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है which of the following undergoes SN2 reaction most readily? कुछ सेट का हम कर रहे हैं 2022 का पेपर। पहला क्वेश्चन है SN2 के बारे में कि जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें से कौन SN2 में फास्ट रिएक्शन करेगा। तो दोस्तों SN2 का एक्टिविटी ऑर्डर क्या है? 1 2 3। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि कौन सा टर्शरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा प्राइमरी है। तो पहला ऑप्शन का टाइप क्या है? पहला ऑप्शन प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है? टर्शरी है। कैसे पता चला? सी लिखा है, देखो फिर ब्रैकेट 2 की है, फिर बाद में BR लिखा है, तो इसका मतलब वो टर्शरी है। फिर दूसरा है उसमें CH के बाद ब्रैकेट करके फिर BR, तो मतलब वो सेकेंडरी है। फिर तीसरा ऑप्शन है उसमें CH बीच में है, मतलब वो सेकेंडरी है। और लास्ट वाला है उसमें BR CH2 पे, मतलब वो प्राइमरी है। तो इसीलिए आंसर है डी, क्योंकि डी प्राइमरी है इसलिए। चलो सेकेंड, फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस व्हिच रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजीन? कौन से रिएक्शन से बेंजीन नहीं बनेगा ऐसा पूछा है। कौन से रिएक्शन से बेंजीन नहीं बनेगा ऐसा पूछा है। पहला रिएक्शन, फिनॉल में जिंक डालेंगे तो बेंजीन बनता है? हाँ, क्या रिमूव हो जाएगा? ZN गया। सोडा लाइन का काम है डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब CO2 निकल जाएगा, तो उसमें बेंजीन बनेगा। BDC में H3PO2 डालते हैं तो H3PO3 बनता है और BDC से बनता है बेंजीन। याद है आपको ये कि लिखूं मैं? लिख, BDC में हमने डाला था, BDC N2 प्लस Cl माइनस H3PO2 पानी H2O के प्रेजेंस में डाला था, आपको याद हो तो H3PO2 है ना, वो एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो क्या बनेगा? H3PO2 है ना, ये O से कंबाइन होगा, तो H3PO3 हट गया, बोलो एक H एक Cl को लेके निकल गया, N2 निकल गया, एक H बाकी रहा, क्योंकि एक H एक Cl को लेके गया था तो एक H बाकी रहा ना, और यहाँ C6H5 बाकी रहा, एक H और ये C6H5 क्या बन गया? C6H6 बेंजीन बन गया। तो इससे भी बेंजीन बनता है। तो यहाँ लिखा है किससे बेंजीन नहीं बनता है, तो फिर तो आंसर डी ही रहा, डी से नहीं बनेगा, तो हमारा आंसर डी है। तो डी में क्या बनता है? बेंजीन नहीं पता तो क्या बनता है? फिनॉल जो है उसके अंदर क्या डाला है डी में? H2CrO4 मतलब क्या? क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड मतलब, क्रोमिक एसिड का काम क्या है? ऑक्सीडेशन करना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। फिनॉल का ऑक्सीडेशन होने पे बेंजोक्विनॉल बनता है, 1,4 बेंजोक्विनॉल, तो ये बनता है। तो इसीलिए इससे बेंजीन नहीं बन रहा, बाकी सभी ऑप्शन में बेंजीन बन रहा है, तो इसीलिए हमारा आंसर बी है। चलो बेटा नेक्स्ट, थर्ड, Which product is obtained from following reaction? अगर आपको याद हो ये 2020 के पेपर में भी था, पहला ही क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो मतलब इसके रिडक्शन से क्या बनना चाहिए? अच्छा एरो पे क्या लिखे देखो, NaBH4 माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसका काम है एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करना। तो देखो तो कीटोन है स्ट्रक्चर में, एल्डिहाइड है स्ट्रक्चर में, हाँ है ना, वो जो साइकिल पे लिखा है ना ऊपर, वही कीटोन है। देखो ये साइकिल के ऊपर ड्रॉ किया है डबल बॉन्ड हो, ये कीटोन है, और साइड में जो ड्रॉ किया है ना उसमें एक ईस्टर ग्रुप है, कहाँ एल्डिहाइड है, COOCH3 है। तो NaBH4 किसको रिड्यूस करेगा? कीटोन को। ईस्टर को रिड्यूस करने के लिए LiLH4 चाहिए यहाँ पे, तो इसका रिडक्शन नहीं होगा, इसका रिडक्शन होगा। तो इसका मतलब उसका रिडक्शन होके एक एक H ऐड हो जाएगा, तो एक H कार्बन पे एक H ऑक्सीजन पे,
और CH2 COO CH3 ये बनेगा। फाइंड करो ऐसा ऑप्शन, तो ऐसा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, which method is used to prepare salicylic acid from phenol? phenol से salicylic acid बनाना है, कॉल्बे रिएक्शन। अब ये तो डायरेक्ट है, थियरी से हो जाएगा। फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए कॉल्बे करेंगे, तो आंसर सी हो गया। कॉल्बे के अंदर हम क्या ऐड करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं, H+ ऐड करते हैं और बेस ऐड करते हैं। तो याद रहेगा कॉल्बे क्या है, तो कॉल्बे है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है कॉल्बे, याद रखना है, ये सारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कॉल्बे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि CO2 जो है ना वो इलेक्ट्रोफाइल है, और बेंजीन में यहाँ ऑर्थो पे क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, COOH आ गया है ना, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। भूलना नहीं, है इंपॉर्टेंट चीज है। फिफ्थ में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म। तो जो मिथाइल कीटोन होगा वो आयोडोफॉर्म बनाएगा, या फिर ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें से मिथाइल कीटोन फॉर्म हो सके। चलो देखो, पहला ऑप्शन है उसमें C डबल बॉन्ड ओके, कोई एक तरफ CH3 है, हाँ है ना, तो उसमें से आयोडोफॉर्म बनेगा। दूसरे में CO के एक तरफ मिथाइल है, हाँ, उसमें से भी बनेगा। तीसरे में OH के दूसरी तरफ मिथाइल है, हाँ। चौथे में CO के कोई एक तरफ मिथाइल है, नहीं, दोनों तरफ इथाइल है, इसीलिए उसमें से आयोडोफॉर्म नहीं बनेगा, इसीलिए आंसर है डी। यस। चलो सिक्स्थ, What will be the main product in the following reaction? तो पहले में से क्या निकाल देना है, O, और दूसरे में से क्या निकालना है, 2H। वो क्रॉस आल्डोल पढ़ा था हमने, क्योंकि अब कैसे पता चलेगा क्रॉस आल्डोल, तो एरो पे बेस लिखा होगा, एरो पे डाइल्यूट बेस लिखा होगा तो पता चल जाएगा। बेंजीन CH, वहां से O निकाल दिया हमने, फिर आगे 2H निकाल दिए, तो ये स्ट्रक्चर बाकी रहा, इसका नाम है सिनेमाल्डिहाइड। तो ऐसा ऑप्शन है सी। बोलो इजी ना। चलो दोस्तों नेक्स्ट, सेवेंथ पढ़ो क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन पढ़ो। सेवेंथ, विच इज द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ? गलत ऑर्डर है। चलो एक वन बाय वन देखेंगे। पहला क्लोरो एसिडिक एसिड है, जो ज्यादा एसिडिक है एसिडिक एसिड से, इट इज राइट। ये गलत नहीं, मतलब ये सही है, ऐसा स्टेट हमें गलत स्टेटमेंट फाइंड करना है, क्योंकि क्लोरीन का इफेक्ट होता है -I, -I की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, तो पहला सही है। दूसरा बोलो तो दूसरे का नाम क्या है? पहला ऑप्शन समझ आया ना, दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है? ऐसा लिखा है, देखना ये नहीं लाना, ये ला तो ठीक है, वरना ये पूरा सेटअप जाएगा। पहला ये है और उसका कंपैरिजन इससे है। बीटा फ्लोरो प्रोपियोनिक एसिड, गामा फ्लोरो प्रोपियोनिक एसिड, तो बीटा पे है, मतलब COOH के पास में है F, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। लिखा है ऐसा? हाँ ऐसा ही लिखा है, तो वो भी सही है। तीसरा तो सही है, क्योंकि फ्लोरो एसिडिक एसिड और क्लोरो एसिडिक एसिड, तो फ्लोरो एसिडिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो इसका मतलब डी ही बाकी रहा फिर, तो हमारा आंसर है डी, क्योंकि इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। एट्थ में क्वेश्चन में करेक्शन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ आइसोमर फॉर द कंपाउंड हैविंग मॉड्यूलर फॉर्मूला C3H9N, C3H9N के कितने आइसोमर बनेंगे? तो दोस्तों सबसे पहली बात,
एन लिखा है मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप हम सोचेंगे, अमाइन सोचेंगे, एल्कोहल तो सोचेंगे नहीं, एल्कोहल में ऑक्सीजन होता है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड ये सब नहीं सोचेंगे। एन मतलब क्या सोचना है, अमाइन मतलब 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और चलो प्राइमरी का स्ट्रक्चर NH2 होता है। NH2 इसमें से निकाल दो तो क्या बाकी रहा, C3H7 NH2 बाकी रहा। C3H7 मतलब क्या, प्रोपाइल। प्रोपाइल कितने होते हैं, 2, नॉर्मल प्रोपाइल और तो प्राइमरी अमाइन कितने बनेंगे, 2 बनेंगे ना, नॉर्मल प्रोपाइल बनेगा और आइसो प्रोपाइल बनेगा। चलो अब क्या सोचेंगे हम, सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है सेकेंडरी अमाइन का, RNHR। चलो टोटल कार्बन कितने हैं, 3। यहाँ कितने कार्बन लिखेंगे, 1। यहाँ पे कितने कार्बन लिखेंगे, 2। अब इसको तो चेंज कर नहीं सकते क्योंकि इथाइल तो एक ही होता है, इसमें ब्रांचिंग नहीं होता, तो सेकेंडरी अमाइन कितने बनेंगे। अब टर्शरी, टर्शरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने कार्बन होने चाहिए यहाँ पे, 3, एक कार्बन लिख दो। अब इसको तो चेंज कर नहीं सकते, खत्म। तो टोटल कितने आइसोमर बनेंगे, 4 आइसोमर बनेंगे। तो हमारा आंसर है A4। बोलो डाउट नहीं है, चलो नेक्स्ट 9th। From which of the following reaction primary amine is produced? कौन से रिएक्शन से प्राइमरी अमाइन बनेगा, नाइट्राइल का रिडक्शन करके। क्या हम CN का रिडक्शन करके अमाइन बना सकते हैं, तो CN का रिडक्शन करते तो क्या बनता है, CH2NH2 तो बनता है ना अमाइन। हाँ, अमाइड का रिडक्शन करके, अमाइड का रिडक्शन करते हैं, O निकल जाता है तो क्या बनता है, बनता है अमाइन। हाँ बनता है, तो फिर तो आंसर D ही होगा क्योंकि A और B है तो C भी होगा ही। हॉफमैन, हॉफमैन से भी तो होता है, हॉफमैन से क्या निकल जाता है, CO निकल जाता है, तो तीनों में से अमाइन बन रहा है, इसलिए आंसर ऑल है, B। नेक्स्ट 10th। चलो बेटा सोचो, टेंथ। टेंथ नंबर का क्वेश्चन है, उसमें रिएक्शन है एक, ये रिएक्शन है CH3COOH। उसमें पहले स्टेप में क्या डाला है, अमोनिया, और हिट भी किया है, तो यहाँ से OH और यहाँ से H क्या निकल गया, तो CH3CO। अगर यहाँ से H निकल गया तो क्या बाकी रहा, अब आगे ब्रोमीन और बेस डाला है, मतलब ये हॉफमैन हुआ, CO निकल जाएगा, क्या बाकी रहा, अब क्या डाला है, NaNO2 और HCl। नहीं, NaNO2 और HCl मतलब HNO2। HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड, और HNO2 जो है वो अगर एरोमेटिक अमाइन में ऐड होता तो BDC बनता, पर ये एरोमेटिक नहीं है, एलिफेटिक है, तो ये हटके OH आ जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3OH। ठीक है, इन दोनों से पहले HNO2 बनेगा, HNO2 मतलब N डबल बॉन्ड OOH। देखो बता दो, देखो ये H2 के साथ क्या निकल गया, H2 निकल गया, N के साथ क्या निकल गया, CH3 के साथ क्या बाकी रहा, इजी। तो हमारा आंसर CH3OH है, ऑप्शन ए। 11th, select proper statement from following
ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। हमें नीचे से सिलेक्ट करना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट है पेंटो शुगर प्लस बेस इज न्यूक्लियोटाइड, विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या है? शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट। देखो शुगर और बेस कंबाइन होता है ना तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। हाँ, और न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट जोड़ोगे तो टाइड बनेगा, तब बनता है न्यूक्लियोटाइड। तो पहले स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है कि शुगर और बेस मतलब टाइड, नहीं नहीं नहीं, शुगर और बेस मतलब तो साइड होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। न्यूक्लियोटाइड और फॉस्फेट वो साइड होता है, वो भी गलत है। साइड फॉस्फेट टाइड होता है, टाइड फॉस्फेट साइड नहीं होता। तो दोनों फॉल्स है, ऐसा ऑप्शन एक ही है ए। देखो बाकी किसी भी ऑप्शन में पहले दो एफ नहीं है, इसका मतलब ए आंसर हो गया। एफ एफ बाकी दोनों ट्रू हो गए। डीएनए में एजीसीटी होता है, सही है, और आरएनए में एजीसीयू होता है, ये भी सही है। ये सी और डी स्टेटमेंट तो रट्टा मार दो, नीट में होता है, ये गुजरात बोर्ड में होता है, गुजसेट में होता है। चलो 12th, which glycosidic linkage occurs in amylopectin? तो स्टार्च में दो थे, अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन में C1 और C4 होता है और C1 और C6 भी होता है, तो आंसर है सी। 13, which polymer is used in manufacture of paint and lacquers? ग्लिप्टन। पॉलीमर केमिस्ट्री चैप्टर है ना, उसमें टेबल है पीछे, पॉलीमर खत्म होगा तब उसमें टेबल में सब यूजेस लिखे हैं। तो पेंट और एक्वायर में यूज होता है ग्लिप्टन। Which of the following polymer is not obtained by condensation? कौन सा कंडेंसेशन से तो नहीं बनता? नायलॉन 66 कंडेंसेशन से बनता है क्योंकि उसमें दो मोनोमर होते हैं, हेक्सामेथिलीन डायमाइन और एडिपिक एसिड। डेक्रॉन मतलब टेरिलिन, डाइमेथाइल टरथलेट एथिलीन ग्लाइकोल। नायलॉन टू नायलॉन 6 ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड। PAN वो कौन सा पॉलीमर है? पॉली एक्रिलोनाइट्राइड, वो एडिशन से बनता है, वो कंडेंसेशन से नहीं बनता। तो हमारा आंसर है DPAN। दूसरा इसका नाम था एक्रिलेन, तीसरा इसका नाम था ऑर्लॉन। 15, which of the following drug is used for treatment of acidity? एसिडिटी में कौन सा ड्रग यूज होता है? रेनिटिडीन और सिमेटिडीन। यहाँ पे आंसर है बी, रेनिटिडीन। 16, which artificial sweetener is unstable at cooking temperature? Cooking temperature पे कौन सा artificial sweetener unstable है? एस्पार्टेम। इसीलिए एस्पार्टेम कोल्ड ड्रिंक्स में यूज होता है। तो थम्स अप है या जो भी कोल्ड ड्रिंक्स है वो स्वीट है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है। कौन सा स्वीटनर है उसके अंदर? एस्पार्टेम, क्योंकि कुकिंग टेम्परेचर पे वो अनस्टेबल है इसलिए। 17, अब ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। BCC में 4r/√3, CCP FCC में 2√2r और सिंपल में 2r। आंसर डी। 17 में डी। बोलो क्लियर है यहाँ तक? जो ऑनलाइन देख रहे हैं स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 18, चलो स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। 18 दोस्तों, आप लोग 18 पढ़ो, रीड करो, क्या करना है 18 में सोचो।
हो गया 18? मेथड हुआ, मैं हो गया नहीं हुआ. एटम ऑफ एलिमेंट N forms HCl. एटम ऑफ एलिमेंट N, HCl मतलब 4. HCl लिखा हो, CCP लिखा हो, FCC लिखा हो मतलब 4. And those of M occupies 1/3 of टेट्राहेड्रल. तो जितने एटम्स होते हैं उससे डबल होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड. टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? डबल. उसका 1/3 पार्ट लेना है, तो इसका डबल, 4 का डबल कितना हुआ? 8 हुआ. और हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 4 2 जा. बोलो समझ आ गया? चलो अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? इन दोनों में से 4 कॉमन आ गया, तो M2/3 n बाकी रहा. 3 मल्टीप्लाई कर दो, M2 N3. आंसर कौन सा मैच हो रहा है? A 9. इजी. Calculate the mole fraction of aqueous solution of 1 molar urea. 1 मोलर यूरिया का मतलब क्या करना है? इसका मतलब होता है 1 मोल यूरिया, 1 मोल यूरिया. मोलालिटी मतलब 1 किलोग्राम पानी. 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम. 1000 ग्राम, तो 1000 बाई कितना करेंगे? H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 1000 बाई 18 कितना होता है? तो इतना मोल यूरिया और 55.55 मोल पानी, दोनों के मोल आ गए. अब हमें क्या फाइंड करना है? देखो तो मोल फ्रैक्शन. क्या फाइंड करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया. मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है मोल ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स. मोल ऑफ यूरिया, कितने मोल थे यूरिया के? तो लिखे 1 मोल है, और टोटल मोल कितने हैं? तो इसका और इसका समेशन. तो 1 अपॉन 56.55. 1 अपॉन 56.55. 1 अपॉन 56.55. अब ये करोगे 56.55 करोगे तो कितना आंसर आएगा? आंसर सी मैच होगा 0.017. 0.01768. ये ऑप्शन मैच करेगा. ठीक है, चलो दोस्तों नेक्स्ट आंसर है हमारा सी. नेक्स्ट 20. वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ये कंसेप्ट है, फंडा है, याद करना है. हेनरी लॉ में हमने पढ़ा था, हेनरी का स्टेटमेंट था. ठीक है, मैथ्स था. P इज इक्वल टू KH into X. So with increase in temperature KH increases. So answer हो गया A. Increases with increase in temperature. Value of Van't factor I फाइंड करना है हमें. जब CaCl2 का 80% डिसोसिएशन होगा. चलो डिसोसिएशन में अल्फा लगता है. अल्फा का फॉर्मूला है I-1 अपॉन N-1. कितना डिसोसिएशन हुआ? कितना परसेंटेज डिसोसिएशन हुआ? 80 वाला 0.8 हुआ. ये कितना दिया है? 0.8 इनटू ये मल्टीप्लाई कर दो सामने N-1. CaCl2 में कितना आयन है? 3 आयन है. CaCl2 Ca+2 और 2 Cl-, 3 आयन होंगे. तो 3 - 1 2 सामने मल्टीप्लाई कर दिया is equal to I-1. 0.8 2 जा 1.6 -1 इस तरफ आया, कितना हुआ? 2.6. तो हमारा ऑप्शन मैच होगा A. चलो 21 सॉरी 21 हो गया, ये 22 आया है.
बोलो बेटा। सर ये 80% है ना, हम्म। 0.8 कैसे होगा? वो 80% था, हाँ। हमने परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, बाय 100 किया। इक्विलिब्रियम में पढ़ा तो था हमने, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 11 में इक्विलिब्रियम में था ना कि परसेंटेज है तो उसको कन्वर्ट करेंगे हम अल्फा के अंदर। तो अल्फा 80% है मतलब 0.8 है, बाय 100 किया हमने। चलो, how much electricity in terms of Faraday is required for reduction of 2 mole of dichromate to Cr+3? इधर देखो, Cr2O7 - 2 को Cr+3 में करना है। Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? चलो देखो, 7 2 जा 14, 14 - 2 12, by 2 6 आया। यहाँ Cr का स्टेट क्या है? बट ये Cr, एक Cr का नंबर आया, इधर Cr कितने हैं? तो डबल कर दूं, तो इधर Cr 2 करने पड़ेंगे, तो 3 2 जा। 6, तो एक डायक्रोमेट के लिए चेंज कितना है? 12 to 6 मतलब 6 डिग्री हुआ एक डायक्रोमेट के लिए। ये एक डायक्रोमेट है। ऐसे कितने डायक्रोमेट लेने हैं? क्या लिखा है? 2 मोल्स। तो 2 के लिए डबल चेंज होगा, 6 2 जा 12। तो आंसर है बी, 12 है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट, विच इज प्रॉपर वैल्यू ऑफ x फॉर फॉलोइंग टू इंक्रीज इन सेल पोटेंशियल? देखो, ये जो शेल है डेनियल शेल है, तो उसका ई शेल का इक्वेशन ये होगा, ई शेल इज इक्वल टू ई नॉट शेल माइनस 0.059 बाय n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर। अब हमें ये तो पता है कि 1.10 होता है, क्योंकि जिंक के लिए -0.76 और कॉपर के लिए +0.34, तो टोटल 1.10 होगा। ये 2 आएगा तो 0.0296 लॉग। अब सोचो आप, इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो तो एक कट हो गया, तो log 1 कितना होता है? 0, तो ये टर्म निकल जाएगा, तो खाली इतना आएगा इस सेल। और हमें क्या पूछा है? हमें ऐसा पूछा है कि हमें सेल पोटेंशियल इंक्रीज करना है, विच इज द प्रॉपर वैल्यू ऑफ x फॉर द फॉलोइंग टू इंक्रीज सेल पोटेंशियल। मतलब ये सेल पोटेंशियल क्या करना है? इंक्रीज, मतलब 1.10 से बढ़ाना है। 1.10 से बढ़ाना हो तो ये वैल्यू कैसा आना चाहिए? प्लस। अरे ये प्लस आएगा तभी इसके अंदर कुछ ऐड होगा, तो ये बढ़ाना भाई। तो इसका मतलब नॉमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। अगर ये कम होगा तो ये आंसर माइनस में आएगा, तो ये आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ? तो ये वैल्यू है ना, नीचे की वैल्यू से कम होना चाहिए। नीचे की वैल्यू कितनी दी है? देखो तो 0.02 है। अब इक्वेशन देखो, जिंक +2 कॉपर +2 कॉपर, ऐसा दिया है इक्वेशन, उसमें नीचे 0.0, तो उससे ये वैल्यू कम होनी चाहिए। सी ऑप्शन है। सो x लेस देन 0.02, तब जाके वैल्यू माइनस आएगी, माइनस माइनस प्लस होगा और ई सेल बढ़ेगा। तो आंसर है हमारा सी, x लेस देन 0.02 मोलर। 24, which substance is used as oxidizing agent in nickel cadmium shell? तो निकल कैडमियम शेल के अंदर इफ यू रिमेंबर, कैडमियम जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है कैडमियम ऑक्साइड में, और Ni था ना, Ni वो OH थ्राइस था, वो कन्वर्ट होता है NiOH ट्वाइस के अंदर। ठीक है, चलो, तो कैडमियम में क्या हुआ? इसका वो ऑक्सीडेशन, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, और इसका वो रिडक्शन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। हमें क्या पूछा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आंसर है यस, बी आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू of slope for
when the graph is plotted from this versus this, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है log r naught by rt, तो k का इक्वेशन था 2.303 by t log r naught by rt। अब ये सामने आ गया kt upon 2.303 is equal to log r naught by rt। इसके वर्सेस इसका ग्राफ प्लॉट किया है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन में क्या बाकी रहा, ये क्या आएगा स्लोप है। तो देख लो ऐसा ऑप्शन एक ही है सी, इजी। डाउट तो पूछते रहना। चलो नेक्स्ट रिएक्शन is the first order with respect to A, तो rate is equal to K, A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और B के रिस्पेक्ट में क्या है, सेकेंड ऑर्डर with respect to B। Now what is the effect of rate when conservation of A and B is increased double? अगर A को डबल कर देंगे 2A कर देंगे और B को 2B कर दिया तो ये 2 कॉमन आ गया, 2 का स्क्वायर 4 कॉमन आ गया, 4 2 जा 8, तो रेट जो पहले था उससे 8 टाइम बढ़ गया, बी आंसर, इजी। चलो नेक्स्ट 27। Which colloidal salt results when highly diluted solution of AgNO3 is added to highly diluted solution of Ka? AgI बनेगा, बाद में क्या डाला, पहले AgNO3 लिया, बाद में क्या डाला हमने Ki, तो इसके आसपास Ki का लेयर रहेगा, इन दोनों में कॉमन आयन क्या है I, तो AgI के आसपास किसका लेयर रहेगा, I माइनस का। ऐसा ऑप्शन एक है डी। 28 match the type of color system given in the column 1 with the name given in the column 2। देखो फटाफट, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड मतलब आर मैच करेगा, फिर लिक्विड एंड सॉलिड जेल मतलब आर के बाद एस, लिक्विड एंड गैस एरोसॉल मतलब पी, तो फिर आंसर बी हो गया, और फिर तो फॉर्म, तो आंसर है इसमें 28 में बी। कंसेप्ट है वो याद करने पड़ेंगे। इन विच कॉलम में बोथ फिलिक एंड फबिक पार्ट प्रेजेंट, फिलिक फबिक दोनों किस में होता है, मिशेल में होता है, मिशेल में होता है, आर सी डबल ओ एन है, सी डबल ओ माइनस फिलिक पार्ट है, आर जो है फबिक पार्ट है, तो 29 में आंसर है बी। 30 which method is not proper to obtain metal of high purity with impure metal, मतलब प्योरिफिकेशन का टेक्निक कौन सा नहीं है, नीचे से चार में से कौन सा प्योरिफिकेशन का टेक्निक नहीं है, तो लेचिंग, क्योंकि लिक्विडेशन जो है वो हमने प्योरिफिकेशन में पढ़ा था, क्रोमेटोग्राफी डिस्टिलेशन सब हमने कहाँ पढ़ा था, रिफाइनिंग में, जबकि लीचिंग है ना कंसंट्रेशन का स्टेप है। कंसंट्रेशन के कितने स्टेप थे, 4, कंसंट्रेशन के 4 स्टेप थे। पहला हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा फ्रॉथ फ्लोटेशन, और लास्ट तो लीचिंग किसका स्टेप हुआ, यहाँ पूछा है प्योरिफिकेशन का स्टेप कौन सा है, तो प्योरिफिकेशन के 3 है, लीचिंग कंसंट्रेशन का स्टेप है, और प्योरिफिकेशन के कितने स्टेप थे, प्योरिफिकेशन मतलब रिफाइनिंग, उसमें पहला क्या था लिक्विडेशन,
दूसरा क्या था, डिस्टिलेशन, तीसरा क्या था, इलेक्ट्रोलाइसिस, चौथा क्या था, ज़ोन रिफाइनिंग, पांचवा क्या था, वेपर फेज रिफाइनिंग, जिसमें 1 अल्किल बॉन्ड कार्बोनिल प्रोसेस था, और लास्ट क्या था, क्रोमेटोग्राफी, है ना? यस। विच इज नोन एज कॉपर मेटिक, Cu2s और Fe(S), ये तो बहुत सारे साल में पेपर में पूछा गया है, तो 31 में तो मिस करना ही नहीं, 31 में आंसर सी। Which products are obtained by reaction of hot and concentrated NaOH with chlorine? तो A आंसर, NaCl, NaClO3 और पानी। अगर डायल्यूट होता ना, डायल्यूट और कोल्ड होता तो डी आंसर होता। ये याद कर लेना, क्लोरीन के प्रॉपर्टी में पढ़ा था हमने, ये याद कर लेना, क्लोरीन के प्रॉपर्टी में पढ़ा था। चलो दोस्तों नेक्स्ट, सोचो आप लोग, तब तक मैं थोड़ा लेबर वर्क कर लेता हूँ, पोछा लगा लेता हूँ बोर्ड पे। चलो 33 में XCF2 और XCF4 का हाइब्रिडेशन बताना है। तो XCF2 का हाइब्रिडेशन होता है sp3d और XCF4 का हाइब्रिडेशन है sp3d2। 33 XCF2, Xc मतलब ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने खर्च किए उसने, कितने बाकी रहे, 6 बाकी रहे। तो ये AB2 E3 मॉलिक्यूल है, AB2 E3 मॉलिक्यूल है, और उसके हिसाब से इसके अंदर 3 और 2 टोटल 5 हुए ना, 2 बॉन्ड बना रहे हैं एलिमेंट और 3 लोन पर हुए, टोटल 5। तो 5 ऑर्बिटल होनी चाहिए। तो sp3d 5 ऑर्बिटल हुए, देखो 1 और 3 4 और 1 5। चलो नेक्स्ट XCF4, Xenon 18 में है, 8 है, कितने खर्च किए, 4 बाकी है। तो AB4E2 4 और 2 6 ऑर्बिटल होने चाहिए, sp3d2। तो
तो इसका हैबिटेशन sp3, तो सी आंसर मैच कर रहा है। 34. Which is the correct option for bonds and their number in pyrophosphoric acid? What is pyrophosphoric acid? H4P2O7. H4P2O7. इसमें 4 POH बॉन्ड होंगे, 2 P डबल बॉन्ड O होंगे, ठीक है, और एक POP बॉन्ड होगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मैच करेगा? देखो P डबल बॉन्ड O, OH, OP डबल बॉन्ड O, OH, 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 ऐसा स्ट्रक्चर है। H4P2O7, तो OH 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 4 OH बॉन्ड है, P डबल बॉन्ड O 2 है और POP बॉन्ड 1 है, तो आंसर है D फॉर डॉग। 35 नंबर। Name a transition element which does not exhibit variable oxidation state. पहला ही आंसर है स्कैंडियम, क्योंकि स्कैंडियम का चार्ज ओनली क्या होता है? +3। स्कैंडियम का चार्ज +3 होता है। जिंक तो ट्रांजिशन ही नहीं है। हाँ चलो फिर 36। Which statement is incorrect from the following? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? Atomic size of 4D is greater than 3D. This is right. 3D से 4D का साइज बढ़ता है। CR बेसिक है, but CR to the input. This is right. CD is not considered as transition. This is right. So फिर D बाकी रहा तो और तो एक देखो D क्या है? Atomic size of 5D is greater than 4D. 5D का साइज ज्यादा है 4D से, जो गलत है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए 4D का ज्यादा होता है 5D से। तो डी स्टेटमेंट गलत लिखा है। 37। How many number of geometrical isomer of PT मतलब M कितने लिखे हमने? 4, और चारों से अलग है A B C D, तो इसके टोटल 3 बनते हैं, याद रखना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म M A B C D के 3 बनते हैं। चलो फिर 38। How many number of, ये तो हो गया, how many number of mole ions produced from aqueous solution of 1 mole of iron 3 hexacyanidophenate 2? My God, कॉम्प्लेक्स बनाना है और वो कॉम्प्लेक्स में कितने आयन है वो फाइंड करना है। तो आयरन 3 मतलब ये आयरन है, इसका चार्ज 3 है। फिर क्या लिखा है, पढ़ो आगे। हेक्सा साइनिडो हेक्सा साइनिडो फेरेट मतलब Fe अगेन, और उसका चार्ज क्या है? 2। यस। तो अब ये कितने हैं और ये कितने हैं? ये आयन और ये आयन कितने होंगे? तो बाहर जो Fe है उसका चार्ज लिख के दिया है, देखो क्या चार्ज है उसका? 3, ठीक है। इसका चार्ज है 3 और इसका चार्ज क्या है? 2। ये तभी होगा जब Fe4 FeCl6 थ्राइस होगा। तो टोटल आयन कितने हुए? 7। सी आंसर। चलो दोस्तों नेक्स्ट 39। Which of the following ligand is ambidentate? आराम से सोचो और मुझे बताओ।
बोलो। देखो पहला है NO3। NO3 में एक ही जो है वो साइट होता है, ठीक है। NO3 एम्बिडेंट नहीं है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन खाली डोनेट करता है। NO2 में दोनों डोनेट करते हैं, M भी डोनेट करता है और O भी डोनेट करता है। NO2 का नाम नाइट्रो भी था और नाइट्रेट O भी था। CN में C भी डोनेट करता है, N भी करता है। SCN में S भी करता है, N भी करता है। तो Q और S which is right, R and S which is right, P and Q which is wrong, Q and R which is right। तो आंसर 3 है, A, B और D। तीनों में से कोई भी लेके चलता है? नहीं, ये बोनस मिला हुआ उस साल में, अगले साल बोनस मिला हुआ है। हाँ वो है, वहाँ में तो कंप्यूटर में चेक होती है, वो स्कैन होता है। मतलब तीनों लिखे तो बोनस आएगा? कुछ नहीं, कुछ भी लिखा होगा बोनस, आपने सी लिखा होगा तो भी बोनस ही है। हाँ क्योंकि गलत है ना, 3 तो थोड़ी है। चलो ठीक है, नेक्स्ट 4D। अब ये तो याद हो गया होगा, DDT में कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं? 29 और 6, ये तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। DDT का स्ट्रक्चर ऐसा है, क्लोरोबेंजीन CH CCl3। देखो इतना याद कर लो, बेंजीन में ना इतने स्ट्रक्चर में 12 सिग्मा होते हैं और 3 पाई होते हैं। तो 12 सिग्मा हो गए, 12 और 12 24 हुए, 25 26 27 28 29 हो गए, और 3 और 3 6 पाई खत्म, 29 and 6। बोलो कोई डाउट है कहीं तो पूछो। डन ना, ठीक है। एम्बिडेंट का मतलब ऐसा लेकिन जिसमें 2 कोऑर्डिनेशन साइड हो, जैसे NO2 है तो RNO2 होता है और RONO होता है, ये नाइट्रो और ये नाइट्रेटो। RCN होता है और RNC भी होता है, साइनिडो आइसोसाइनिडो, ठीक है। फिर SCN, इसका नाम क्या था? थायोसाइनेट, और ये आइसोथायोसाइनेट NCS। तो इसमें सब में 2 कोऑर्डिनेशन साइड है, NO3 में ऐसा नहीं है। चलो दोस्तों, तो यहाँ पे 2022 का पेपर सॉल्व हो गया है। कुछ डाउट है, आप ऑनलाइन देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में लिखना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब